This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम बिजनेस टुडे। मैं हूं जुनैद गुल। आज मैं अकेले आपके साथ शो करूंगा बिकॉज अली आई थिंक इज़ गॉट सम पर्सनल थिंग एट होम और समवेयर, तो इज़ नॉट, आज वो आज नहीं आ सकें। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ अकेले ही प्रोग्राम करके आपके साथ गुफ्तगू होगी। थोड़ा सा बात जैसे हम हमेशा करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड मार्केट में क्या हो रहा है वो देखते हैं। देन वी आल्सो सी सम इंटरनेशनल न्यूज़ एंड सम लोकल न्यूज़ एज वेल। और थोड़ा सा मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि ऐसे इशू से बात की जाए जो कि थोड़ा सा इकोनॉमी रिलेटेड है, बट इट्स समथिंग विच इम्पार्ट सम एजुकेशन टू आवर व्यूअर्स एज वेल। स्टॉक मार्केट तो पिछले एक हफ्ते से हमारी जो है इट हैज़ बीन गोइंग इन द अपवर्ड ट्रेंड, और लास्ट वीक का जो क्लोजर हुआ था वो भी अराउंड 32,000 से प्लस के ऊपर ही क्लोज हुआ था, तो इट लुक्स गुड। बट द मेजर रीज़न वॉज बिकॉज द वर्ल्ड वाइड की जो मार्केट्स थी वो सारी जो है वो अपवर्ड ट्रेंड ही दिखा रही थी इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ द एशियन मार्केट्स एज वेल। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है दुनिया की मार्केट्स में, सबसे बड़ा जो एक डेवलपमेंट आया वो चाइना में आया है कि उन्होंने अपना जो ग्रोथ का आउटपुट है जीडीपी का वो उन्होंने थोड़ा सा कट डाउन किया है, एंड वो ही कहते हैं कि 6.5% तक जो है वो देख रहे हैं ग्रोथ को, जिसकी वजह से अगेन एक शॉक वेव जो है वो मार्केट्स में गया है। बिकॉज उसकी जब इकोनॉमी का कट आता है तो हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज चाइना हैज़ बीन द मेजर स्टिमुलस और द मेजर इंजन ऑफ ग्रोथ इन द वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर ओवर 10 ईयर्स नाउ। तो जब भी वो अपनी ग्रोथ को एडजस्ट करते हैं, स्पेशली अगर डाउनवर्ड एडजस्ट करते हैं, तो दुनिया भर में जो है उसके शॉक वेव सील किए जाते हैं। अब हर कोई जो है दोबारा से अपनी प्रोडक्शंस को, अपने कमोडिटीज़ वाले जो हैं वो सारे अपनी प्रोडक्शंस को, अपनी जो आउटपुट है उसको दोबारा से देखेंगे कि एक अच्छा सिग्नल आ रहा था पिछले को 1-2 हफ्ते से कि शायद वो अपने इकॉनमी जो है उनकी थोड़ी बेहतर परफॉर्म करेगी। बट जो कट जो दिखाया है उन्होंने कम करा है, उससे लगता है कि दोबारा से जो है ना लोगों को अपने उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक थोड़ा सा आउटलुक हो गया रिगार्डिंग द ऑयल, रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, विज़ावी पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था ओवर द वीकेंड, एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा था रिगार्डिंग द एग्जिट ऑफ यूके फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। अच्छा, जून में जो है उसका एक रेफरेंडम है, वोट रेफरेंडम किया जाएगा यूके के अंदर उसके बारे में। अच्छा, उस पर बड़ा एक दारोमदार है यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी का भी, बिकॉज यूके इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अगर उसका वो एग्जिट करता है तो उसके अपने एक फार रीचिंग इफेक्ट्स तो करंटली होंगे। बट जो आर्टिकल किसी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक अखबार में आया था, इसका था बिग क्वेश्चन फॉर यूके ऑन यूरोपियन यूनियन। अच्छा, इसमें जो बात की गई है ना वो बात की गई है थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी विज़ावी यूके वो एक, और या फिर यूरोपियन यूनियन एज अ होल एक एज अ ब्लॉक वो कैसा रहा है। एज पर द जो तारीखी तौर पे वो ये कहते हैं कि जो यूरोपियन ब्लॉक है ये बहुत ज़्यादा जंगों से गुजरा है, बहुत ज़्यादा सिविल वॉर से गुजरा है, बट एक चीज़, एक ग्लू है जो इसको हमेशा साथ बांध के रखा है, जिसकी वजह से कि ये डिस्पाइट ऑल द वॉर्स एंड ऑल द इश्यूज दे हैव ऑलवेज बीन टुगेदर इन सम वेज। और ये भी कहा जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए जो है इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन के 90 साल तक वो एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म करेंसी को नहीं ला सके थे, जबकि यूरोपियन यूनियन ने 40 साल में ये काम कर दिया था। तो सवाल फिर लोग ये उठाते हैं कि वो क्या ग्लू है या वो क्या ब्लॉक है जिसकी वजह से कि ये ऑल जो सारी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो है बेसिकली ये हुई सिविल वॉर्स और क्रॉस दैट यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इसकी वजह से ये सारी वॉर्स का बेसिक स्टिमुलस वहीं से स्टार्ट हुआ था। बट फिर भी ये जो है इतनी जल्दी दोबारा यूनाइट हो गए, दोबारा से एक उन्होंने इकोनॉमिक पावर बन गए, तो वो ग्लू है क्या? अच्छा, ये ओपिनियन इस आर्टिकल के जो ऑथर हैं जोनाथन पावर, उनका ये टोटल व्यू है। इससे हम अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा इसमें सेंस नज़र आया था। वो ये कहते हैं कि इट्स नॉट द मनी, इट्स नॉट द पॉलिटिकल इम्पटस, इट्स नॉट द सोशल थिंग, इट्स बेसिकली द रिलीजन विच इज़ बाउंड देम टुगेदर। नाउ इफ़ यू लुक एट इन करंट परस्पेक्टिव, जो एक वहाँ पे कल्चर और एक ट्रेंड है, वहाँ पे इतना ज़्यादा रिलीजन बाइंडिंग फोर्स नज़र नहीं आ रहा जितना कि हमारे जैसे मुल्कों में नज़र आता है। बट ये कहते हैं कि द बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड द यूरोपियन यूनियन टू स्टे टुगेदर हैज़ बीन बेसिकली द रिलीजन। और उस रिलीजन की वजह से वो कहते हैं कि हमारे जो है वो सारे लॉज, सारे पब्लिक पॉलिसीज़ और सारे इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उसके अराउंड बने हैं, जो कि लोग इनडायरेक्टली फॉलो करते हैं, एंड हेंस
it stays together, and hence we have this European Union right now. But at the moment, as we discussed earlier, कि अगर ये UK जो है decide करता है कि they should not stay with the European Union, इसके बड़े far-reaching effects होंगे on the economy of the European Union as well, which we'll see in the times to come. दूसरी जो एक खबर आज मैं देख रहा था हमारे डेली टाइम्स में, जो कि हम हमेशा अपनी डेली टाइम्स की खबरें भी पढ़ते हैं, कि भाषा डैम के लिए जो है लैंड अक्वायर कर लिया गया है फॉर अराउंड $1 billion एंड लैंड वर्थ $1 billion प्रोक्योर्ड फॉर भाषा डैम. आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर एनर्जी सेक्टर, बिकॉज ये जो डैम है ये अराउंड 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. और इसकी जो मंगला और तरबेला डैम के बाद से हमारे यहाँ कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव, एंड ये जो है इस साल के आखिर तक जो है इस पर काम शुरू हो जाएगा कहते हैं इस खबर के मुताबिक, एंड दिस विल बी पार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ CPEC. So which again, it looks a good news for Pakistan that we are looking at new avenues to generate the energy from different sources. उसके बाद एक और जो ख़बर मैं आज देख रहा था, जो कि हमारे डेली टाइम्स की ही ख़बर है, उसमें ये है कि ऑयल का जो एक शेल ऑयल के बारे में जो एक वो रहा है हमेशा कि शेल ऑयल की जो प्रोडक्शन है यूएस में, वो उसकी प्रोडक्शन कम कर दी गई है, एंड इट हैज़ हिट अ पॉइंट वेयर इट माइट नॉट रिवर्स बैक, और इट माइट नॉट गेट बैक टू द लेवल वेयर इट हैज़ बीन. बट एक ख़बर के मुताबिक कहते हैं शेल द अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन, वो कहते हैं इसको. वो ये कहते हैं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शेल प्रोडक्शन फ़िलहाल जो है वो कम हो गई हुई है, एंड नाउ इन गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर इट विल नेवर बाउंस बैक टू द सेम लेवल. वो कहते हैं 3 ड्राइवर्स हैं इसके जिसकी वजह से कि बाउंस बैक डेफिनेटली करेगी, एंड पीपल शुड कीप अ वॉच ऑन दैट इट विल डेफिनेटली बाउंस बैक. वन ऑफ द मेन ड्राइवर इज that the technological advancement, because right now the major issue with the shale production is the cost of production, and that's why it makes it quite difficult to produce in bulk and volumes. So the technological advancement, वो कहते हैं कि there's going to be one reason why it will bounce back. The number 2 is people feel that कि यार ये जो हमारा oil पे dependence है from OPEC countries is a lot, so there should be an alternative. So that should be the second driver why people think that कि ये this would be the second driver for shale to get back to its normal production. और वो कहते हैं कि 2030 तक जो है 2030 तक जो है ये around 8 billion barrels per day, जो कि is double than what it was before this oil slump that happened. So I think that's how it looks. हम लोग अपने मुल्क की टैक्सेशन के बारे में बहुत बात करते हैं कि टैक्सेशन जो है वो हमारे यहाँ टैक्स एवेड किया जाता है, और हमारे यहाँ जो है वो टैक्सेशन के रिफॉर्म्स अच्छे नहीं हैं. दैट्स द वे वी डू इट इन पाकिस्तान, एंड द वे वी क्रिटिसाइज इन पाकिस्तान इज़ बिकॉज हमारे यहाँ इलीगल टैक्स एवेजन बहुत ज़्यादा है. बट जब हम दुनिया भर पे एक नज़र डालते हैं तो एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी थी कि जिसमें हाउ US फर्म्स आर अवॉइडिंग $695 billion इन टैक्सेस. US की फर्म्स क्या कर रही हैं क्या दैट इन्होंने अपने दे हैव ऑफशोर ब्रांचेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर हेडक्वार्टर्ड इन द US. इनकी ऑफशोर ब्रांचेस होते हैं आउटसाइड द USA, और वहाँ पे जो उनके प्रॉफिट्स जो करंट लास्ट ईयर है जो उसके नंबर है वो कहते हैं $2.4 trillion has not been repatriated back to the US, which means around $695 billion in taxation, which never saw the revenue offices of the US. So it's a huge number which US is missing out on, and ये बड़ी constant इनकी जंग है अपनी कांग्रेस के साथ US organizations की. इन organization में बड़ी organizations like Apple, like Microsoft, like Pfizer, they're all there, and they make a lot of money outside the US and pay taxes outside the US to avoid a high taxation in the US, which is 35%. 35% जो है US में is the corporate tax rate. हमारे यहाँ भी अगर हम देखें तो 30 से 32% तो है. तो जब एक लॉजिकल सी बात है कि जब US जैसी एक रेगुलेटेड इकोनॉमी और एक लॉ अबाइडिंग इकोनॉमी, आई वुड से, विच आर मोर द लॉज आर मोर फॉलोड देयर, पीपल फॉलो रेगुलेशंस मोर देन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब वहाँ पे लोग तरीके निकालते हैं टैक्स से बचने के बिकॉज द हाई टैक्स रेट, व्हाई नॉट पाकिस्तान?
एंड आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न विच हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि वाई द रेवेन्यू कलेक्शन इन पाकिस्तान इज़ नॉट दैट बिग, बिकॉज the taxation structure again comes back to the same thing, is not that reformed, not that regulated. And ये कहते हैं ना कि हम लोग जो है लॉस फॉलो नहीं करते. आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ द यूएस. हम लोग जो है वो इलीगल तरीके से टैक्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, इन्होंने जो है लीगल तरीका निकाला हुआ है, बट अगेन दैट इज़ इन द आइज ऑफ द यूएस गवर्नमेंट. और प्लस अच्छी बात यह है कि दे एटलीस्ट रिपोर्ट द कंप्लीट नंबर that what is not being repatriated back to the US. So $2.2 trillion last year, which is expected to go to $2.4 trillion US dollars this year now. तो ये एक बड़ा अलार्मिंग नंबर है जो कि नज़र आता है कि US companies, how taxes are being evaded over there as well, and that's a big concern, and that's a big that has been इस दफ़ा की जो डिबेट रही है presidential, उस पर इतना मुझे नज़र नहीं आया है डिस्कशन, but generally it has been a hot topic of discussion when people when there are candidates talking about talking about their agendas if they become the president. So that is one thing I want to share with you as well, that ये जो है I think is one area where we have some commonality with the US as well. अच्छा, एक और चीज़ जो है जो हमने पिछले दिनों कल देखी मार्केट्स के अंदर, वो ये भी थी कि बहुत सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस भी नज़र आ रहे हैं. जैसे कि एक बहुत बड़ा मर्जर एक्विजिशन जो मैं देख रहा था ओवर द वीकेंड जो नज़र आ रहा है वो है शार्प, जो कि जापानीज़ कंपनी है. दैट बाय आउट ऑफ शार्प एंड फॉक्सकॉन विच इज़ अनदर कंपनी. उसका जो है लग रहा है कि फॉक्सकॉन इज़ गोइंग टू बाय आउट शार्प, एंड कोशिश ये हो रही है शार्प की कि उसको किसी तरह से बचा लिया जाए. बट अब लग यही रहा है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ बाय आउट बाय फॉक्सकॉन. फॉक्सकॉन विच इज़ अ ताइवानीज़ बेस्ड मैन्युफैक्चरर फर्म, एंड दे आर लुकिंग एट बाइंग आउट फॉक्सकॉन. दूसरी चीज़ जो ऑयल के बारे में एक बड़ा एक डिस्कशन चल रहा है कि ऑयल जो है वो दोबारा से एक स्टेबिलिटी की तरफ आ गया है, और ऑयल की जो प्राइसेस हैं दे आर गोइंग टूवर्ड्स अगेन ऑन द हायर साइड. बट मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है, प्लस इफ़ यू लुक एट द इंटरनेशनल न्यूज़ एज वेल, वो ये कहते हैं कि 2016-17 तक जो है ना, it will not go to very high levels, and it might come down again. ये थोड़ा सा जो increase नज़र आया था वो इसलिए नज़र आया था because again the China was talking about little bit of growth, that sentiment was set out in the market, plus there was an agreement that Saudi Arabia will freeze the January levels output, and Iran ने भी अपना cooperation थोड़ा सा show किया था कि ठीक है हम भी जो है once we reach back to the level where we were post pre-sanction, जहाँ सैंक्शन से पहले उनके लेवल से, वो कहते हैं जब वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके बाद जो है वो उसमें कट्स के ऊपर या फ्रीज के ऊपर बात करेंगे. तो ये एक अग्रीमेंट नज़र आया जिसकी वजह से लग रहा था कि अगेन थोड़े से ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे. बट जो मेजर फैक्टर है ऑयल प्राइसिंग में, जो इकोनॉमिस्ट और जो एनालिस्ट कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये जो अबंडेंट सप्लाई, जो ओवर सप्लाई ऑलरेडी क्रिएट हो गई हुई है, जब तक ये सप्लाई और डिमांड बैलेंस आउट नहीं होगी, जब तक हम किसी किस्म का भी जो है वो ऑयल की प्राइस में स्टेबिलिटी या अगेन एन अपवर्ड ट्रेंड हम उसमें नहीं देखेंगे. तो आई थिंक इट्स अ मिसनोमर एंड दैट द ऑयल प्राइस विल हैज स्टार्टेड टू गो अप. आई थिंक इट विल आइदर स्टे एट द सेम लेवल विच इज़ हियर राइट नाउ, और इट माइट कम डाउन अगेन लिटिल बिट. कुछ लोग तो इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि इट माइट कम डाउन टू अगेन टू अ लेवल ऑफ बिलो $25 एज वेल. सो लेट्स सी, एज आई ऑलवेज से कि ऑयल प्राइसिंग जो है वो शॉर्ट टर्म में पहले फोरकास्ट करना आसान होता था, लॉन्ग टर्म में मुश्किल होता था, एंड नाउ इट्स ईजियर टू फोरकास्ट इन लॉन्ग टर्म रादर देन इन द शॉर्ट टर्म. तो ये थोड़ा सा डिस्कशन हमने, मतलब आई वांट टू डिस्कस दैट ऑयल पार्ट एज वेल इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी एंड हाउ इट्स गोइंग. एक थोड़ा सा on the lighter note, we'll discuss it later. We'll go to a short break right now, and when we come back, we'll discuss more news on economy and some lighter news as well. So keep watching Business Today. Thank you. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक से पहले थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि चाइना के स्लो डाउन
how the oil output looks, what is happening in terms of the shale oil production, shale production as well, and how people are looking at it. अच्छा, एक जो खबर मैं देख रहा था कि Microsoft जो technology giants हैं, like Microsoft, IBM and Apple, they have been dominating the tech world for quite some time before this revolution of cloud computing. Now, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ चेंजिंग द कंप्लीट वे, जिस तरह की दुनिया को बिल्कुल बदल दिया है कि हाउ द थिंग्स वर्क. जितनी भी सॉफ्टवेयर सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ज़्यादा शिफ्ट नज़र आ रहा है मूविंग टुवर्ड्स द सर्विसेज बिजनेस, बिकॉज वो क्लाउड की तरफ जा रहा है. क्लाउड में होता क्या है कि क्लाउड में यू डोंट हैव टू बाय द एक्चुअल सॉफ्टवेयर, लाइक इन अ वेरी लेमन टर्म अगर मैं बताऊँ कि आपको खुद से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती सॉफ्टवेयर को, बल्कि आप उसकी एक कहीं पे दुनिया में कहीं पे बड़े बड़े सर्वर्स में एक वो सॉफ्टवेयर रखा हुआ होता है, एंड यू बाय अ पीस ऑफ इट एंड यू पे ऑन अ मंथली और एनुअल बेसिस और क्वार्टरली बेसिस टू फॉर द यूजेज एज पर योर यूजेज ऑफ दैट. तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सा एक जितना आपका यूजेज है उसके मुताबिक जो है आप उसको ख़रीद लें, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर एंड यू नो ऑपरेट योर ऑर्गेनाइजेशन या जो भी फंक्शन आप करना चाहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो आजकल क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का जो कोर बिजनेस रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनका होता है, एंड देन यू नो पीपल हैव टू बाय इट एंड यू नो वट एवर $80 $85 की जो इसके प्राइस टैग होता है, एंड देन they use it. अब जब से things have, as I said, move towards this cloud computing, ये सवाल उठाया जा रहा है कि how will Microsoft fare in the future, कि अब आगे जाके उनके क्या हालात रहेंगे, बिकॉज उनका जो मेन बिजनेस है वो है सॉफ्टवेयर को बेचना और उसको फिर उसके ऊपर रेवेन्यू बनाना. तो इसके बारे में जो सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट की जो मैनेजमेंट है और जो माइक्रोसॉफ्ट की जो टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ये कह रहे हैं कि एज फॉर नाउ देयर नंबर्स आर लुकिंग ओके, बट गोइंग फॉरवर्ड दे हैव अ पॉलिसी कि जिसके मुताबिक वो अपने आप को वो भी अडेप्ट करेंगे, एंड दे विल लुक एट थिंग्स as the way the industry is moving. So maybe who knows that, you know, maybe future we might see a policy or a strategy from Microsoft जो कि cloud computing की तरफ, जो कि उनका अभी भी focus है काफ़ी, but their business model, you know, might shift completely towards that kind of scenario as well. उसके अलावा एक ख़बर जो जिसने मेरी नज़र बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की वो थी वर्ल्ड बैंक डिबार्स श्नाइडर इलेक्ट्रिक पाकिस्तान फॉर कोल्यूशन. इसमें क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें सारी कंपनीज जो है वो बिड करती हैं, एंड उसमें वर्ल्ड बैंक ने कोई ऐसी बिड थी जिसमें कि श्नाइडर पाकिस्तान ने भी जो है वो बिड किया था, और उसमें वर्ल्ड बैंक को ये लगा कि इन्होंने कार्टेलाइजेशन कर ली है फॉर स्विच गियर प्रोडक्ट्स, एंड टू बी मोर प्रिसाइज इट इज़ बेसिकली फॉर वाइल सेटिंग अप प्राइसेस फॉर, वो ये कहते हैं कि स्विच गियर वगैरह टाइप की जो प्रोडक्ट्स होती हैं इसके लिए इन्होंने 2-3 कंपनी का मिलकर एक प्राइसिंग का कार्टेल बना लिया था, और वो एक दूसरे से डिस्कस करके जो है वो प्राइसिंग को एडजस्ट और शिफ्ट करते थे. ये चीज़ इज़ टोटली अगेंस्ट द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड उन्होंने उसको बड़ा स्ट्रिक्टली जो है उनको एडमॉनिश उनको जो है वो रोका इस चीज़ से, और वो कहते हैं कि उस पर 20 महीने का सैंक्शन, आई थिंक 20 month सैंक्शन हैज़ बीन पुट ऑन Schneider Pakistan to bid into any of the projects right now, and Schneider worldwide it has been also been informed कि ये हुआ है, and I think this is not a very good news when it comes to Pakistan कि इस तरह की practices की जाएं, because इससे image of Pakistan also gets hurt because of that. So this is something which should be avoided because already हमारी जो situation है वो इतनी अच्छी हमारा इमेज बाहर नहीं जाता है, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान. उसके अलावा अगेन जर्मन एनवॉय फॉर मोर बायलैटरल ट्रेड. GSP प्लस हमको 2014 जनवरी में मिल गया था, उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स का जो हाल है इट इज़ वेरी डिसमल. और ये जो ख़बर मैं पढ़ रहा हूँ वो ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान की एम्बेसडर हैं जर्मनी की जो पाकिस्तान में, वो ये कहती हैं कि बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड जैसे मुल्क जो हैं दे हैव मच लार्जर ट्रेड दैन पाकिस्तान than Germany, and Pakistan still is lagging behind in terms of bilateral trade with Germany, even though they have a GSP plus status with them for over like almost 2 years now. तो अगेन हमेशा हम बात करते हैं एक्सपोर्ट से, बट हमें जो तकलीफ़ नज़र आती है वो होती है, या जो प्रॉब्लम नज़र आती है वही नज़र आती है कि हमारे
जो हुक्मरान है, जो पीपल हु आर द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो उसको जो है इतना सीरियसली नहीं टैकल कर रहे. मतलब इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट रोजी पिक्चर्स एंड गिविंग आउट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, let's try to plug the holes and let's try to do things which are more feasible and more suitable for the economy of Pakistan, and try to improve the relations with such huge trade partners. इसके अलावा इन्होंने जो एम्बेसडर साहिबा हैं, उन्होंने एक और चीज़ जो की है वो ये कहती है कि we should there were 27 international conventions of human rights जो कि पाकिस्तान को कहे गए थे कि there are some question marks on that, and Pakistan should try to fix those areas which were highlighted, and so that the trade can improve as well. Of those 27, the very important ones were like some child labor, governance and labor standards and human rights. So ये चीज़ें भी इस पे ज़्यादा काम होता हुआ नज़र नहीं आया, which is again something which should be addressed. We have an institution called the TDAP, the Trade Development Association of Pakistan, which is I think heavily underutilized in my opinion, because अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनके ex जनरल मैनेजर थे, उनसे मैं डिस्कशन कर रहा था इन वन ऑफ माई प्रोग्राम्स, और उन्होंने कहा कि इतना पोटेंशियल है और इतना ज़्यादा इस पर TDAP ने काम किया हुआ है, अगर उसको फॉलो किया जाए और उसको प्रॉपरली उसको देखा जाए तो आई थिंक वी कैन डू अ लॉट मोर देन व्हाट वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. सबसे बड़ा जो एरिया उन्होंने हाईलाइट किया था वो ये किया था कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की, दैट इज़ वेरी वीक, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी वीक इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स. तो आई थिंक जो हम पिछले 20-25-30 साल से चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे लेदर में या टेक्सटाइल में, things have changed a lot, and people have started going to a lot of value added products, and we are still doing the same old products which are not very acceptable in the outside market. Plus the quality standards are not followed very clearly as we see, and because of those quality standards not followed, हमारे काफ़ी सारे जो trading partners हैं वो हमसे शायद वो हट गए हमसे. So again this is one area where the government has to really look at. And जब हमने TDAP इतना बड़ा इदारा बनाया हुआ है, उस सबसे बड़ा जो एक इशू नज़र आया था कि TDAP में अराउंड 3 से 4 बिलियन रुपए का जो है सालाना एक EDF है, विच इज़ एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड, जो कि हमारे TDAP तक पहुँच ही नहीं पाता, बिकॉज आवर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दे आर नॉट फाइटिंग फॉर द राइट, एंड दैट 3 से 4 बिलियन रुपए जो अगेन दैट हैज बीन सेंट टू द रेवेन्यू या कहाँ चला जाता है हमें नहीं पता, एंड इट डज नेवर गोज टू द TDAP. अगर वो TDAP पे चला जाए, सो दे कैन यूज़ दैट मनी होपफुली to improve the trade barriers, or to avoid a lot of things which are not hampering our trade. तो वो अगेन जैसे मैंने पहले भी खुर्रम दस्तगीर साहब से दरख्वास्त की थी अपने प्रोग्राम में कि प्लीज़ लुक एट दैट एरिया एंड प्लीज़ हमारे एक्सपोर्ट्स की तरफ नज़र डालें, बिकॉज जो हमारे ट्रेड बैलेंस को अब तक डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स है. येस वी आर सिटिंग एट $20 बिलियन, बट अगेन अ लॉट ऑफ इट इज़ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वेरी हाई इंटरेस्ट लोन्स. लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म में कोई ख़तरा नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट एज वेल, बट अगेन लोन्स आर लोन्स, एंड इफ़ यू डोंट एक्ट नाउ to find out ways to pay off those loans, तो in future we might look at a very bleak situation, जो कि अभी हमें सिर्फ comfort ये है कि in next 3 to 4 years there is no immediate threat of a default. but अगर हमने अभी अपने exports को improve नहीं किया, अगर हमने अभी राइट सही डायरेक्शन में काम करना शुरू नहीं किया, तो हम इसी डगर पर चलते रहेंगे, एंड देन ऑल दोज डेट्स विच आर नॉट मेच्योर्ड राइट नाउ, विच आर लॉन्ग टर्म डेट्स, नो टू थिंग्स अबाउट दैट, बट कभी ना कभी तो मेच्योर होंगे, एंड वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग then it's going to be a big question mark then how we pay them back. Either we take more loans or we pay them by making revenues from exports. एक जो फैक्टर हमको बचाता है हमेशा हमारे ट्रेड बैलेंस में, वो बेसिकली दैट इज़ आवर फॉरेन रेमिटेंसेस. नाउ दैट फॉरेन रेमिटेंस का जो एक वो है क्या कहना चाहिए, एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, आई वुड से दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द वर्कर्स हु आर वर्किंग आउटसाइड. That is one way of getting remittance. Other way is a very illegal way, जो कि देखने में आता है कि हम यहाँ से हुंडी हवाला का जो कारोबार है, यहाँ से पैसे भेजे जाते हैं एंड उसको वाइट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, बिकॉज हमारे लॉज इस किस्म के हैं कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द रेमिटेंसेस व्हिच आर कमिंग हियर. तो अगर जैसा कि हमारा नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का भी, और एक वर्ल्ड वाइड भी एक जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फिनोमेना जो नज़र आ रहा है, अगर उस पर कैप आता है
आई थिंक दैट्स गोइंग टू हिट आवर रेमिटेंसेस अ लॉट। प्लस इस वक्त जो हमारे मेजर रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे यूएई और सऊदी अरेबिया से। नाउ सऊदी अरेबिया इज़ बेसिकली एन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, और जो हालात इस वक्त ऑयल के हैं, it's not looking very good. It's not I mean everybody knows that now. तो और already सऊदी अरेबिया में जो है there are lots of subsidies being lifted. तो वो जो उनका जो मॉडल था सऊदी अरेबिया का, वो हमेशा से ये था कि जो भी एक्सपैट हो या उनके अपने लोकल रहने वाले हों, उनके लिए बहुत सब्सिडीज़ थी और बहुत सहूलियात थी, और इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे इतनी सऊदी अरेबिया में स्पेशली इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। बट अब वो पेट्रोल वहाँ महंगा होता जा रहा है। अरामको को जो है वो IPO पहली दफ़ा वो पब्लिक अपने शेयर आउटसाइड मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, तो थिंग्स आर चेंजिंग। UAE में जो है वो क्रिस्टीन लेगार्ड जो है IMF की, उन्होंने जाके जो है बात की है कि दे शुड बी हैविंग वैट इन द UAE एज वेल। तो ये सब चीज़ें इन गल्फ मार्केट्स में दे वर अनहर्ड ऑफ। तो व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग इन दोज मार्केट्स एंड इफ़ थिंग्स गेट टू अ लेवल कि जहाँ पे एक्सपैट के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हमारा ज़्यादातर जो तबका है वो ब्लू कॉलर जॉब बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनको सहूलियात नहीं मिल पाएंगी तो ऑब्वियसली द रेमिटेंसेस विल गेट हर्ट एंड अफेक्टेड फ्रॉम दैट एंगल एज वेल। सो going forward we might not get a very good share of remittances as well. It could be like that. So again coming back to the topic of exports, and from this which I'm talking from this news, we have to work in terms of reforms of export sector as well. Textile industry हमारी जो है वो that used to be the major exporting industry of Pakistan, but again the way things are with them, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो वो हमने उसको बिल्कुल हर्ट कर दिया हुआ है। और हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल वी हैव बीन अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। लास्ट ईयर हमने जो है वो 3 से 4 मिलियन बेल्स हमने इंपोर्ट किए। तो अगेन एक खबर मेरे सामने ये है कि स्लो ट्रेडिंग ऑन कॉटन मार्केट इज़ वेल। तो अगर हमारे जो मेजर जो हमारे कैश क्रॉप्स है या हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हम उसको इस तरह से हर्ट करेंगे तो आई थिंक इट विल लुक नॉट इन अ वेरी गुड शेप इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो आई थिंक वी हैव टू रियली सी दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर दीज सेक्टर्स विच आर नॉट लुकिंग गुड। आई थिंक काफ़ी थोड़ी सी सीरियस इकोनॉमिक डिस्कशन हो गया। थोड़ा सा लाइटर नोट अगर मैं बात करूँ क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा देखा जाए अगर, तो क्रिकेट वाइज भी अगेन मैं तो हमेशा क्रिकेट की बात भी जो है वो लीडरशिप और विजन के हिसाब से बात करता हूँ। तो अब ये एशिया कप ख़त्म हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू दिस T20 वर्ल्ड कप एज वेल, और it is the same thing happening what we do as a nation as well, कि अभी वो खेलने जा रहे हैं and then we are talking about reforms, we are talking about their investigations. Please, from any management perspective, from any organizational perspective, when you're getting into a major project, you don't question the ability of the people who are doing the project. If अगर आप इस वक्त question करेंगे, so it will only hamper or it will only affect their ability to perform, or it will only affect their ability to to give out their best. So this is not the right time, and उसके बाद जिस किस्म के स्टेटमेंट्स हमारे कैप्टन साहब के पास से आते हैं या जिस किस्म के स्टेटमेंट्स हमारे इंतखाब आलम साहब जो हैं, वन ऑफ द वेरी फनी स्टेटमेंट विच आई सॉ फ्रॉम हिम वाज बिफोर दैट बांग्लादेश मैच इन एशिया कप। उन्होंने कहा कि जी हमको समझ आ गई है कि हम गलती क्या करते थे। आई मीन आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज, इज इट नॉट अ बिट टू लेट to find out कि हम गलती क्या करते थे। बट that then उमर अकमल साहब ने कहा कि मैं अच्छा इसलिए खेला बिकॉज मैंने एक मूवी देख ली थी। I mean again this tells you the kind of what they are made of. So this is again one on a lighter note I just want to discuss that कि ये is not the way things should be. Okay, coming back to the economic situation, हमारा बजट भी अब आने वाला है जून में, और इसाक डार साहब जो हैं वो इस वक्त उन्होंने आई थिंक पहली मीटिंग चेयर की है उन्होंने रिगार्डिंग द बजट ऑफ 2016-17। आई होप एंड माई रिक्वेस्ट अगेन, बिकॉज हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं टू इसाक डार साहब वुड बी और ऑल द इकोनॉमिक मैनेजर्स ऑफ पाकिस्तान वुड बी कि
जैसे तैसे सस्टेनेबिलिटी तो आ गई है, एंड आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू नॉट बिलीव कि सस्टेनेबिलिटी आ गई है, बट नाउ व्हेन वी लुक एट इट, काफ़ी सारे उधार लेके जो है ना, काफ़ी सारी बोरोइंग करके, काफ़ी सारा फॉरेन डेट इकट्ठा करके, एंड व्हेन आई से फॉरेन डेट इकट्ठा करके, वी आर सिटिंग एट अराउंड ओवर 65%, अराउंड 68% ऑफ आवर लिमिट, यू नो दैट लॉ दैट हैज़ बीन पास्ड कि यू नो व्हाट शुड बी द debt to loan ratio. So we are at around 65% of our of that limit. 60 more than 65%, 68% पे हम खड़े हुए हैं. So and the limit is 60%. So I think काफ़ी लोन ले लिया है, मगर स्टेबिलिटी उसकी वजह से आ गई है. एंड नाउ वी शुड लुक एट मोर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पर्सपेक्टिव. हमारा जो PSDP है वो हम 700 बिलियन रुपए का रखते हैं जब बजट अनाउंस होता है, और जब हम उसको जब हम आगे जाते हैं बजट में, तो कम करते करते जो है वो इट कम्स डाउन टू ओनली 2% ऑफ आवर GDP. सो आई थिंक देयर शुड बी अ लॉट ऑफ projects which are for the growth of infrastructure, not infrastructure in terms of buses and trains, but in terms of healthcare, in terms of schools, in terms of basic necessities for the people of Pakistan. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया. थोड़ा सा हमने देखा वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल, लोकल बजट जो आ रहा है उसमें क्या हो सकता है. इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी with all the news and items and things happening around the world internationally and business wise. Thank you for watching the program. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.